हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बधू चाहिए। वैवाहिक विज्ञापन को पढ़ने के बाद हाथ में पकड़ा चाय का कप स्टूल पर रख चश्मा ठीक करके हलवाई राम आसरे ने पुनः विज्ञापन को ध्यान से पढ़ा और गर्म चाय पिए हुए मुंह से राहत की ठंडी सांस ली। बस ऐसा ही बर चाहिए, हींग लगे न फिट करी रंग भी चोखा होए। राम आसरे ने बिटिया के लिए घरवर की तलाश पिछले वर्ष से ही शुरू कर दी थी। मनचाहा रिश्ता मिलना आसान थोड़े ना है। अभी से देखना शुरू करेंगे तब कहीं जाकर 3-4 साल में ढंग का रिश्ता मिल पाएगा। लेकिन परेशानी की बात यह है कि राम आसरे की बिटिया सुलक्षणा, जिसे वो प्यार से सुखी बुलाते हैं, के रूपशील गुणवती होते हुए भी सारी बात राम आसरे के द्वारा तय किए गए बजट पर आकर रुक जाती है। जितने खर्च में राम आसरे पूरा ब्याह निपटाना चाहते हैं, उतना तो लड़के वाले नगद मांग रहे हैं। असल में लड़के वाले अपना सारा खर्च लड़की वालों के मत्थे मरना चाहते हैं। अब सारा नगद दे देंगे तो बिटिया के बक्से का कपड़ा, जेवर, फर्नीचर आदि का खर्चा कहाँ से उठाएंगे? तिलक में भी तो चढ़ावा चढ़ाना होगा। राम आसरे की समझ नहीं आता कि एक तो अपनी पाली पोसी सुशीला सुलक्षणा बिटिया भी दो, ऊपर से दहेज में लाखों रुपए भी दो। ये भला कैसा नियम न्याय है? जबकि होना तो ये चाहिए कि लड़के वाले दहेज दें। राम आसरे बड़ी उलझन में रहने लगे कि तभी किसी ग्राहक ने उन्हें वैवाहिक विज्ञापन के जरिए बर ढूंढने की सलाह दी। हलवाई राम आसरे ने अपनी हलवाइन कुसुम कुमारी को आवाज लगाई। हलवाइन बीए में पढ़ने वाली अपनी बिटिया सुलक्षणा के बालों में तेल मालिश करना छोड़कर पति के पास आकर खड़ी हो गई। राम आसरे ने हलवाइन को वैवाहिक विज्ञापन दिखाते हुए कहा, देखो हलवाइन, जैसा घरवर हमें अपनी सुखी के लिए चाहिए वैसा मिल गया। पति की बात सुनकर हलवाइन बिफर पड़ी। मुझे नहीं, तुम्हें चाहिए ऐसा घरवर। घर बैठे बैठे इस अखबार में 19 साल की बिटिया के लिए 30 साल का विदुर ढूंढ रहे हो। तुम सगे बाप हो कि सौतेले? एक तो उसकी पढ़ाई नहीं पूरी होने दे रहे हो। बिटिया कितना कहती है कि पिताजी कोई कोर्स कर लेने दो मुझको, फिर शादी करना, मगर नहीं, तुम्हें तो बिटिया बला लगती है जो जितनी जल्दी हो सके सर से उतार दो। राम आसरे बोले, अरे ओ हलवाइन, ऐसा क्यों कहती हो? लड़का विदुर है तो क्या भाग्य का खेल है? बेचारी की पत्नी चल बसी, अब दोबारा घर बसाना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? और देखो, इसके तो अभी कोई बच्चा भी नहीं है, कुंवारा ही समझो अभी इसे। पति की डिठाई देख हलवाइन तैस में आ गईं। बेचारा है तो इस बेचारे का घर बसाने के लिए मेरी सुखी ही बची। देखो सुखी के पिताजी, मैं कह देती हूँ, एक तो अभी 3-4 साल सुखी का ब्याह करना नहीं है, और जब करना होगा तो यही जान पहचान के रिश्ते वालों में ही करूंगी। यूं अखबार में ढूंढकर वर नहीं निकालना, पता नहीं क्या धोखाधड़ी हो जाए। राम आसरे ने बिफरती हुई पत्नी को समझाते हुए कहा, धोखाधड़ी कैसे हो जाएगी? मैं उनके रिश्तेदारों से भी मिलूंगा ना, तब रिश्ता पक्का करूंगा। सुखी की माँ, समझा करो, इतनी महंगाई के जमाने में इतना सस्ता वर कहाँ मिलेगा? दहेज रहित विवाह करना चाहता है। हलवाइन ने पल्लू कमर में खोसा और स्पष्ट शब्दों में पति से कह दिया, सुखी के लिए सस्ता वर नहीं, अच्छा वर चाहिए, ये अखबार वाला तो बिल्कुल भी नहीं। कहकर हलवाइन वापस अपनी बिटिया सुखी के बालों में तेल मालिश करने लगी। सुखी ने मुस्कुराकर आंखों ही आंखों से माँ को अपने मन की बात समझने के लिए धन्यवाद कहा। राम आसरे का सुखी से 2 साल बड़ा एक बेटा श्यामलाल भी है। राम आसरे अपने घर के बाहर चबूतरे पर ही अपनी छोटी सी मिठाई की दुकान खोले हैं। इसमें सुबह समोसे, दही, जलेबी, पूड़ी, सब्जी बनती है। बाकी लड्डू, पेड़ा, बर्फी आदि साधारण मिठाइयाँ सजी रहती हैं। जब से श्यामलाल दुकान संभालने लगा है, तब से राम आसरे सिर्फ सुबह सुबह ही बेटे का हाथ बटाने दुकान पर पहुंच जाते हैं। बाकी इच्छा अनुसार ही उनकी उपस्थिति दुकान पर रहती है। कंजूस प्रकृति के राम आसरे ने बेटा बेटी की शादी के लिए योजना बना रखी है। पहले सुखी की शादी सस्ते में निपटाएंगे, फिर बेटी की शादी के लिए तैयार लिस्ट लड़की वालों को पकड़ाएंगे। अगर श्यामलाल की शादी पहले कर दी तो सुखी के ब्याह में भी भारी दहेज देना पड़ सकता है। वैवाहिक विज्ञापन वाले रिश्ते पर हलवाइन की सहमति के बाद राम आसरे ने अपने बेटे श्यामलाल को अपनी चाशनी चढ़ी बातों में लपेट लिया। हलवाइन और सुखी ने बहुत हाय तौबा मचाई, बहुत सरपट का जान देने की धमकी भी दी, मगर राम आसरे को रिश्ता पक्का करना था तो उन्होंने विज्ञापन में दिए गए नंबर पर फोन लगा दिया। पहले कोरोना वायरस वाला संदेश सुनाई दिया। उसे सुनते हुए राम आसरे को खीज आने लगी कि ये कोरोना भी अभी ही होना था। खैर, खींच कर क्या हो सकता था। राम आसरे कान में फोन लगाए रहे। फिर असली वाली फोन की घंटी गई। राम आसरे का दिल धड़क रहा था कि पता नहीं कोई फोन उठाएगा भी या नहीं। तभी उधर से हेलो का पुरुष स्वर सुनाई दिया।
हेलो जी, राम आश्रय बोल रहा हूँ घाटमपुर से। अभी आपका शादी का विज्ञापन पड़ा, उसी के बारे में बात करनी थी। उसके बाद राम आश्रय और उस अनजान शख्स से बात होती रही। सुखी तो घर में नहीं थी, मगर हलवान क्रोधाग्नि भरी आंखों से पति पर आग उगले जा रही थी। जी ठीक है, हम इंतजार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कहकर राम आश्रय ने फोन कट किया और दोनों हाथों को जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया कि उसने बिना चप्पल घिसवाए घर बैठे ही दामाद भेज दिया। हलवान ने कुछ पूछा भी नहीं, तब भी राम आश्रय उन्हें बताने लगे। राज करेगी अपनी सुखी। सूखे मेवे की दुकान है उनकी, 2 शादीशुदा बहनें हैं, भाई कोई नहीं है। बाप का नाम यशपाल और लड़के का नाम युवराज है। चेन्नई में रहते हैं वह लोग। युवराज की पहली बीवी की करंट लगने से मौत हो गई थी शादी के 6 महीने बाद। युवराज तो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि दूसरी शादी करने के लिए तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से राजी हो रहा है, लेकिन साफ साफ कह दिया है अपने माँ बाप से कि दहेज रहित विवाह करूंगा। अगर 1 भी रुपया लिया तो मंडप से उठ जाऊंगा। बताओ, कलयुग में ऐसे लड़के देखने को क्या सुनने को भी नहीं मिलते हैं। कैसा हीरा ढूंढ कर दिया है अखबार वालों ने। चेन्नई, इतनी दूर पता कैसे लगाओगे लड़के वाले के बारे में? हलवान बेटी की चिंता में तड़प रही थी। राम आश्रय बोले, सब पता लगा लूंगा, चिंता ना करो। तुम सुखी की कुंडली लेकर आओ, उन्हें फोटो भेजनी है। धर्म कर्म को मानने वाले लोग हैं भाई। पहले कुंडली मिलवाएंगे, उसके बाद ही बात आगे होगी। व्हाट्सएप पर दोनों पक्षों की ओर से लड़के लड़की की फोटो, कुंडली आदि का आदान प्रदान हो गया। लड़के के सभी रिश्तेदार चेन्नई में ही रहते थे, कुछ नौकरी में तो कुछ का अपना बिजनेस था। युवराज के पिता यशपाल ने अपने रिश्तेदारों का नंबर देकर उनसे भी राम आश्रय की बात कराई। घर में कोई हो ना हो, राम आश्रय इस रिश्ते से पूरी तरह संतुष्ट थे। फोन पर होने वाली प्रक्रिया तो पूरी हो गई थी। अब राम आश्रय चाहते थे कि लड़के वाले उनकी सुखी बिटिया को देखने आए, तो उन्हें भी युवराज और उसके परिवार वालों से आमने सामने देखने बात करने का मौका मिले। फोन पर तो सब कुछ बढ़िया है। राम आश्रय ने लड़के वालों पर जोर डाल कर आखिर लड़की देखने का दिन निश्चित करवा लिया। तय हुआ कि लड़के वाले पहले आगरा जाएंगे, वहाँ किसी कार्यक्रम में शामिल होना है। उसके बाद वह बाई रोड घाटमपुर आएंगे। राम आश्रय ने शहर से बढ़िया मिठाई नमकीन मंगाकर नाश्ते की मेज लगवा दी। बेमन से ही सही, हलवान को भी मेहमानों के लिए भोजन तैयार करना ही पड़ा और ना चाहते हुए भी सुखी को उस दिन कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ी। ब्यूटिशियन सुखी का मेकअप कर गई थी। हलवान सुखी की सुंदरता और भोलेपन को देखकर रो पड़ी। इतनी जल्दी क्या है शादी की, वह भी इतनी दूर। पत्नी को रोता देख राम आश्रय को बिल्कुल अच्छा न लगा। अरे भगवान, बेटी तो पराया धन होती है। जितनी जल्दी हो सके जिसकी अमानत उसको सौंप दें। अपने जीते जी कन्यादान का पुण्य पालें। इतने शुभ अवसर पर आंसू बहाना ठीक नहीं। लड़के वाले के आने का टाइम तो हो गया है, मगर वो लोग अभी तक आए नहीं। सुबह बात करी थी, तब वह लोग आगरा से निकलने वाले थे। 5.5 घंटे का रास्ता है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। राम आश्रय एक बार फोन निकालकर फिर नंबर मिलाने ही वाले थे कि उधर से ही यशपाल जी का फोन आ गया। राम आश्रय ने चैन की सांस ली और फोन रिसीव किया। हेलो यशपाल जी, आप कहाँ तक पहुँचे अभी? इस प्रश्न के उत्तर में राम आश्रय को जो भी सुनाई दे रहा था, उससे उनकी भाव भंगिमाएं पल पल बदलती हुई बतला रही थीं कि कुछ गड़बड़ हो गया है। जी मैं अभी कुछ करता हूँ। हेलो। फोन कट हो गया था। राम आश्रय ने फोन लगाया तो फोन नहीं लग रहा था। राम आश्रय घबराए हुए हलवान को बताने लगे कि आगरा से घाटमपुर आते समय एक गांव के बाहर की सड़क पर एक आदमी का यशपाल जी की कार से एक्सीडेंट हो गया। घायल मौके पर ही मर गया। बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के आदमियों ने युवराज सहित सभी आदमियों को बहुत मारा और गांव की औरतों ने युवराज की बहनों को मारा और उनके जेवर, पर्स, फोन आदि सब छीन लिए। बड़ी मुश्किल से आपको फोन करने दिया गया है। पुलिस बुला ली गई है। पुलिस कह रही है कि 5 लाख मुआवजा भर दो, वरना जमानत नहीं होने देंगे। सारी उम्र जेल में सड़ाएंगे। इतनी बात बताने के बाद राम आश्रय ने हलवान के आगे हाथ जोड़े और कहा कि यशपाल जी नगद और एटीएम कार्ड से रुपए 3 लाख तो भर चुके हैं, बस 2 लाख की और जरूरत है। उन्होंने मरे हुए व्यक्ति का अकाउंट नंबर बता दिया है, उसी के खाते में पैसे जमा कराना है। गांव वाले कह रहे हैं अकाउंट में पैसा जमा होने के बाद ही उन लोगों को छोड़ा जाएगा। किसी तरह हलवान को मनाकर राम आश्रय ने कलेजा कड़ा कर खुद को समझाकर कि बेटी के ब्याह के बजट में से ये 2 लाख काट लूंगा, रुपए 2 लाख बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए और फिर अपना माथा पकड़कर बैठ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया?
पैसा ट्रांसफर होने के बाद लगभग 1 घंटे बाद यशपाल का फोन आया कि गांव वालों ने उन्हें छोड़ दिया है। अब बहुत जल्दी ही वह राम आसरे के घर पहुंच रहे हैं। यशपाल का फोन आने के बाद राम आसरे के मुंह पर फिर चमक लौट आई और वे दरवाजे पर खड़े होकर लड़के वालों की राहत ताकने लगे। बहुत देर हो गई। राम आसरे ने घड़ी देखी, यशपाल जी अभी तक नहीं पहुंचे। राम आसरे ने यशपाल को फोन लगा दिया। स्विच ऑफ। राम आसरे ने युवराज का नंबर लगाया, स्विच ऑफ। परेशान राम आसरे ने एक एक कर युवराज के सारे रिश्तेदारों के नंबर मिला डाले, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ। ऐसा कैसे? राम आसरे ने दिमाग दौड़ाया। जिस अकाउंट में पैसा जमा कराए थे उसे चेक किया तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह अकाउंट बंद हो चुका था। ये क्या है सब? राम आसरे के हाथों के तूते उड़ गए थे। बहुत जल्द मोहल्ले भर में खबर फैल गई। तमाम हमदर्द इकट्ठा हो गए। सब समझ गए थे कि राम आसरे ठगी का शिकार हो चुके हैं। रुपए लुटने का अफसोस तो बहुत था, मगर हलवाइन इस ठगी से बहुत खुश थी। अगली सुबह पति को चाय देते हुए साथ में अखबार पकड़ाकर हलवाइन आंचल में हंसती हुई ये कहकर चली गयी कि घर बैठे सस्ता बर। पत्नी के इस व्यंग बाण से राम आसरे आहत तो बहुत हुए, मगर करते भी क्या। फिर सर पकड़कर बैठ गए तो सुखी पास आई और बोली, पिताजी सर पकड़कर मत बैठिए, साइबर सेल जाइए। साइबर सेल वालों की बेहतरीन सर्विस सामने आई। यशपाल और युवराज को धर दबोचा गया। दोनों के नाम भी नकली थे और रिश्तेदार भी। वो दोनों चेन्नई में नहीं, घाटमपुर के मात्र 139 किलोमीटर दूर बिलग्राम में रहते हैं और इसी तरह वैवाहिक विज्ञापन देकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। राम आसरे को उनके 2 लाख रुपए वापस मिल चुके हैं। अब वह अखबार तो पढ़ते हैं, मगर भूल कर भी उस पेज पर नजर नहीं डालते हैं जिस पर लिखा होता है वधू चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।